सबसे पहले मोमिता का क्वेश्चन हम लेते हैं। इसी में मोमिता जी के साथ साथ अनीता जी का भी क्वेश्चन आ जाता है और लीना जी का भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि जब कोई बैड इंसिडेंस होता है, मान लीजिए कोई कंट्री में, देश के लेवल पर कोई हत्या हो गई, कोई मर्डर केस हो गया, कोई रेप केस हो गया, तो हम जैसे जो सेंसिटिव लोग होते हैं, बेसिकली इम्पैथ, मेरे को आज भी याद है हमने 26 या 27 नवंबर को एक पूरा सेशन किया था इम्पैथ के रिगार्डिंग में, कि हम इम्पैथ हैं। इम्पैथ का मतलब होता है एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान के दर्द को अपने अंदर फील करने लग जाता है। ठीक है, मतलब हम इतने सेंसिटिव हैं कि हम ये सोचने लग जाएंगे कि हाय इस बेचारे को तो पैसे की इतनी ज़रूरत है, मैंने नहीं दिया तो इसको कौन देगा। हाय इस बेचारे को तो इतनी ज़रूरत है, मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा। यानी घर में लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गए, सब लोग नॉर्मल हो गए, लेकिन आपकी मेंटल स्क्रीन पर, आपके दिमाग में वो कन्वर्सेशन दोबारा से प्ले हो रही है पूरे दिन। आपकी पूरी एनर्जी वहां पे ड्रेन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं आउट ऑफ प्रपोर्शन जाके। जैसे कि आई स्टिल रिमेम्बर 2012 में निर्भया का केस हुआ था, तो उसको मैंने महसूस करके मैं रोई भी। और आई स्टिल रिमेम्बर कि निर्भया का केस जब हुआ तो हमारा कुछ स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा था, तो पता नहीं वो 26 जनवरी था, जनवरी था शायद, वो अगस्त नहीं था, क्योंकि दिसंबर में ये केस हुआ था। तो लोग कुछ कुछ सुना रहे थे, और तो मैंने स्कूल की हमारी असेंबली में कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला कि हमारी सोसाइटी कितनी पैथेटिक है, या हम कितने बैकवर्ड हैं। एंड आई वॉज सो इमोशनली चार्ज, आई वॉज सो एग्रेसिव कि आफ्टर दिस मोनोलॉग जो शायद मैं सुनाने गई थी, सब लोग कुछ ना कुछ सुना रहे थे, मैंने ये मेरे को फील हुआ, मैंने वो बता दिया। तो इन द लास्ट मेरी आवाज़ में ना रोने जैसी आवाज़ आ रही थी, देयर वर टीयर्स इन माई आई। मेरे टीचर्स ने मेरे को समझाया, बेटा कि इतना दुख नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि गलत चीज़ हुई है। तो वो अनुभव मैंने शेयर किया है। लीना जी वाला अनुभव भी मैंने फील किया है अपने अंदर, कि स्ट्रीट डॉग्स हैं, बहुतों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी भी मैंने स्टेटस में एक दिन फोटो लगाया हुआ था, एक छपकू नाम की एक हमारे पास स्ट्रे डॉग है, छपकू। तो उसके 4-5 अब छोटे छोटे पपी हैं। तो मेरे घर वालों ने उसका बाहर एक घर बनाया हुआ है, मम्मी उसको हलवा खिला रही होती है, उसके 4 बेबी हैं। हमको मेरे को पता है बहुत अच्छे से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गली में रहते हैं, और सम हाउ पीपल आर नॉट दैट सेंसिटिव, तो ये किसी ना किसी व्हीकल के आके नीचे ये मरेंगे। हाँ, मेरा प्लान ये है, दिस इज़ माई पर्सनल विश, जो मैं राधा रानी से मांगती हूँ कि राधा रानी मेरे को अगले साल के नवंबर तक, अक्टूबर तक इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी चाहिए कि मेरी स्ट्रीट में 3 फीमेल डॉग्स हैं, मुझे तीनों का ऑपरेशन कराना है। मैं नहीं चाहती कि ये कभी दोबारा बच्चे पैदा करें, जितने बच्चे पैदा करने थे कर लिए, लेकिन अगले महीने जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। पूरे शहर के कुत्तों को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, मतलब उनकी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती, लेकिन हाँ इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अपने आप से, कि अगले साल जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो मैं इनका ऑपरेशन करा पाऊँ, ताकि ये कंसीव ही ना करें, इनके बच्चे ही ना हो, तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी एक तो, और ऊपर से एक्सीडेंट के केसेस नहीं होंगे। और इससे अलग क्या है कि इनकी हेल्थ भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हर साल बच्चे पैदा कर रही होती हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस वाले पेन को भी मैंने फील किया हुआ है। बचपन में मैं रोती थी, आई यूज टू क्राई, कि गली में कोई मार के चला गया, और फिर मैं उस फीमेल डॉग के पेन को फील कर लेती थी, वो पूरी पूरी रात रोती रहती थी, और उसको फील कर करके मैं भी रोती रहती थी कि हाई इसको कितना गंदा लग रहा होगा, इसका बेबी मर गया। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कुछ होंगी 7-8 साल की, और ये फीमेल ये डॉग्स होते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। एक एक का पपी मर गया तो उसने खुद अपने पंजों से ज़मीन खोदी, अपने बच्चे को दबा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, वहाँ पे बैठ के रोई, फिर अपने आप उठ के आ गई वो। तो मैंने उस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया, उस पेन को बहुत अपने अंदर फील किया। तो आई हैव बीन द सेम पर्सन। मैंने आपको नवंबर में भी ये चीज़ शेयर करी थी। शायद पूजा ने क्वेश्चन पूछा था या सत्या ने पूछा था, दिसंबर की स्टार्टिंग में पूछा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोरोना के आसपास ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों को मारने के लिए, गोली से ऊँटों को मारने के लिए एक फैसला लिया गया था कि बहुत पानी पी रहे हैं ये, और वाटर स्कैरसिटी है ऑस्ट्रेलिया में।
तो तब भी मैंने ये चीज़ फील करी थी। तो इन सब चीज़ों को ना फील करने के बाद मैंने ना मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने ना कुछ 97 लेक्चर्स कवर किए थे एथिक्स के, उस टाइम पे मेरे चल रही थी। उन उन लेक्चर्स को कवर करते करते ना मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि पता है क्या होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझ जाओगे। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम जो इम्पैथ है ना, जो सेंसिटिव इंसान वाले लोग होते हैं, तो ना हम सब लोगों के सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, आपके भी सेल्फिश इंटरेस्ट है, मेरे भी सेल्फिश इंटरेस्ट है, लेकिन जो इंसान सेंसिटिव है ना, वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट का दायरा बढ़ा देता है। अब दूसरे के इंटरेस्ट को भी वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट बना लेता है, यानी उस फीमेल डॉग के दर्द को भी अपना बना लिया, उस पड़ोसी का दर्द, जो पड़ोसी गरीब है जिसके पास संसाधन नहीं है, उसके दर्द को भी अपना बना लिया। मतलब ये एक सर्कल है, इस सर्कल का नाम है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी हर इंसान के अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। ये छोटा सर्कल है, लेकिन आपका ना बहुत बड़ा सर्कल है। आपने दूसरे लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को भी अपना इंटरेस्ट बना लिया है समहाउ, क्योंकि वी आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी आपका ही खुद का इंटरेस्ट एक्सटेंड हो गया है। जैसे कि आपकी नौकरी लगी, आपकी पहली सैलरी आई, आप अपने लिए पैसे नहीं खरीदोगे, भाग के मम्मी को कुछ शॉपिंग कराओगे, पापा को कुछ गिफ्ट दोगे, छोटे भाई बहन को कुछ दोगे, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी खुशी को और लोगों में देख रहे हो। दिस इज एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसा ही पेन के मामले में होता है कि मान लीजिए सुशांत की डेथ हुई, या कोई निर्भया का रेप केस हुआ, या कोई और किसी डॉगी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, या कोई गरीब इंसान है। अब है ना, आपको ये बहुत अच्छे से जब आपको समझ आएगी ना, एक कॉन्शियसनेस आएगी, और स्पेशली जब आपको यूनिवर्स की तरफ भरोसा आएगा कि यार वो है, उसने सब बनाया है, उसको सारी इक्वेशन का पता है, मैं ये चीज़ ना अपने ऊपर बर्डन लेने के बजाय उसके ऊपर सोच छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं बेईमान तब होऊंगा जब मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी काम ना करूं। जब आपकी आज कैपेसिटी है कि आप 4 कुत्तों को फीड करा सकते हैं, अगर आज आपकी कैपेसिटी है कि आप किसी एक बच्चे की 1 महीने की स्कूल की फीस दे सकते हैं, आपकी इंटेंशन भी है और रिसोर्सेज भी हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना नहीं पड़ रहा, अगर आप वो नहीं कर रहे, तो फिर मैं मानती हूं कि हम अपनी नज़र में कसूरवार हैं। लेकिन अगर हम ये कर सकते हैं तो वी शुड डू दिट। लेकिन अगर कोई चीज़ हम कर ही नहीं सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उस सिचुएशन को ब्लेस करके छोड़ सकते हैं कि यार ये ना उनका गेम है, ये मेरा गेम नहीं है। तो मेरा यहाँ पे, मेरे को अपनी एनर्जी को पार्टिसिपेट नहीं कराना है कि मैं लो फील करूँ, मैं नेगेटिव फील करूँ, या फिर मैं किसी अपनी मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, आत्मिक तौर पर मैं भगवान से, प्रभु से लड़ूँ। तो जब आपको क्लैरिटी आ जाती है ना, मतलब एक एक चीज़ें ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि अब ऑस्ट्रेलिया में जो लोग मर रहे हैं, या दिल्ली में जो इंसिडेंस हुआ, या कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ, उसमें ना आप अपनी कितनी भी भागीदारी दे लो। कई बार है ना, जब लड़ाई हो रही होती है ना, एक माहौल है, बहुत गंदा माहौल है, मम्मी पापा या समाज के 2-4 लोग लड़ रहे हैं, और आप वहां पे अपनी कंट्रीब्यूशन देने जाओ, आपकी सलाह भी चीख मानी जाएगी, आपकी बातें भी शोर बन जाएंगी। तो इसीलिए ना, जब ऐसे एक ऐसा माहौल है, तो हमारा तो वहां कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, हमको देना ही नहीं चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि इस इंसान का अगर दर्द मैंने अपने अंदर फील किया, तो बेसिकली मैं अपने आप को ही आहत करूंगी, और इससे मैं सामने वाले इंसान की सिचुएशन ठीक नहीं कर पाऊंगी। तो जब आपको ये, आज मुझे पेन नहीं होता है, आज है ना, मैं अपनी एनर्जीज को बहुत प्रोटेक्ट रख पाती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ है ना, शुरू शुरू में जब मेरे 1-to-1 सेशन हुए थे, तो पता है मेरा हैंगओवर ही खत्म नहीं होता था, सामने वाले इंसान की कहानी मैं फील कर रही होती थी कि हाँ, इसकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, कैसा फील हो रहा होगा। तो शुरुआती लेवल पे, लेकिन जब एक पॉइंट पे ना मेरे को समझ में आ गया कि ना मेरा जितना रोल है ना, वो मैं अपना बेस्ट प्ले करूँ, समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, कुछ कॉन्वर्सेशन शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उसके आगे ना तो मेरा रोल बनता है और ना मुझे करना चाहिए। ऐसा ही है। अगर आप, मैंने ना एक बार ये बुराड़ी केस सुना है ना, अपने बुराड़ी में 11-12 लोग फांसी खा के मर गए थे। मैंने एक बार ये सीरीज देख ली, और ये सीरीज देखने के बाद जो मेरे को जन्नत के दर्शन हुए हैं कि अगले 10 दिन नींद ही नहीं आ रही है। उस टाइम पे मेरा पुराना पेट हुआ करता था, वो सहारा था मेरे लिए। फिर पता है मेरे को क्या समझ में आया कि मेरे को डर क्यों लग रहा है, मैंने उसको बहुत अंदर से फील कर लिया। हम जो लोग मूवीज देखते हैं ना, हम बहुत अंदर से फील कर लेते हैं, उस कैरेक्टर को अपने अंदर जीने लग जाते हैं। यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर विद इन यू। तो इसीलिए आजकल मैं क्या करती हूँ, आजकल क्या, काफी लंबे टाइम से जो बहुत इमोशनली चार्ज कंटेंट होता है ना,
कि मान लो किसी की हत्या हो गई, कोई रोड एक्सीडेंट का वीडियो क्लिप जारी हो गया, या कोई और बहुत ही इमोशनली चार्ज चीज़ें हैं, दूर रहो इससे। वो सिर्फ आपके मन को मैला करेगी। ना ही ऐसी बातों का हिस्सा बनो, क्योंकि देखो आप दूसरे देश में क्या हुआ, कौन कैसे मर गया, आप उसमें ना तो कोई भागीदारी दे सकते हैं। और एक बात और देखो, एक एनर्जी थी, एक इंसिडेंस हुआ, खराब इंसिडेंस हुआ, आपने उसको अपने अंदर फील करना शुरू किया। आप इस चीज को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? एक इंसिडेंस हुआ, मान लीजिए कि निर्भया वाला केस था, वो एक नेगेटिव एनर्जी माहौल में क्रिएट हुई कि बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दयनीय स्थिति किसी लड़की की हुई और बहुत ही खराब तरीके से किसी का जीवन का अंत हुआ। अब आप उसी दुख को, उस दर्द को अगर आप अपने अंदर फील कर रहे हो, तो आप उस इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बढ़ा रहे हैं, ओब्वियसली बढ़ा रहे हैं, उस पेन को बढ़ा रहे हैं। पेन को बढ़ाने की बजाय, अगर उस पेन को अपने अंदर फील करने की बजाय अगर लोग रैशनल हो जाएं, समझदार हो जाएं, या कानून, जैसे कि उस टाइम पे हुए भी कि लोग भावुक तो हुए, लेकिन भावुक होकर घरों में रोके धोके बैठे नहीं। उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किए, उन्होंने कानून व्यवस्था के खिलाफ क्वेश्चन उठाए, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन दी, विशाखा गाइडलाइन, अलग अलग चीज़ें आई, तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई कुल मिला के। तो मैं यहाँ पे आप इन तीनों के ही क्वेश्चन थे, लीना जी का था, अनिता जी का था, और साथ में मोमिता जी का था। तीन क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन का यही आंसर है कि आपको ना बहुत क्लियरली ये समझ में आना चाहिए कि मैं इस नेगेटिव इंसिडेंस जो भी हुआ है, किसी की हत्या हो गई, किसी का मर्डर हो गया, मुझे उस न्यूज़ को बहुत कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने आगे होते हुए देखोगे, तो आप नेचुरल रिसीवर हो, आप इम्पैथ हो। आप उस चीज़ को सिर्फ समझोगे नहीं, आप फील करने लग जाओगे। एक होता है किसी चीज़ को समझना, एक होता है किसी चीज़ को अपने अंदर जीना। आप उस चीज़ को अपने अंदर जीने लग जाओगे, और जब किसी चीज़ को आप अपने अंदर जी रहे हो, तो ये मतलब आपने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया उस चीज़ ने आपके अंदर का। तो ये आपके घाटे का सौदा है। ना तो आप सामने वाले इंसान की मदद कर पाओगे, और आपकी जो अपनी खुद की जीवन चल रही थी, खुद की जो जीवन लीला चल रही थी, आप उसको भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर लोगे, क्योंकि आप लगातार उस चीज़ को फील कर रहे हैं, आप इमोशनली चार्ज हैं। आप पता है क्या है, आप हर जगह ना इसी चीज़ को डिस्कस करने का आपका मन होगा कि पता है दुनिया कितनी ख़राब है, पता है ये सब चीज़ें कितनी ख़राब हैं। तो बेसिकली अब आप खुद नेगेटिव हो रहे हो उस चीज़ की वजह से। ना तो वो हमारे कंट्रोल में है, ना हमारा उसके ऊपर कोई बस चलता है, लेकिन उस चीज़ को अगर हम अपने अंदर फील करेंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएगी। तो एक ही चीज़ है, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करना है। इसीलिए जब हमने सबसे स्टार्टिंग में अपना सेशन शुरू किया था नवंबर में, पहला दिन था, तो उस दिन मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोला था, कॉन्शियस कंजम्पशन, कंज्यूम करो लेकिन कॉन्शियस। जहाँ पे बहुत ही मैं बोलूँगी हद से ज़्यादा भावुक और हद से ज़्यादा दयनीय कंटेंट लड़के नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको बहुत कम लड़के मिलेंगे, लड़के देखते क्रेन की वीडियोस, क्रेन ने कैसे किसी का घर उड़ा दिया, एक ट्रक दूसरे ट्रक में कैसे भिड़ गया, एक मोटरसाइकिल पे बड़ी टायर लगा दी तो उसकी स्पीड कैसी हो गई। लड़कों का कंटेंट ये होता है तो वो ज़्यादा परेशानी नहीं होते। लेकिन लड़कियों का कंटेंट क्या होता है कि हाँ हाँ, एकता कपूर के सीरियल में एक नया लड़का आया राहुल नाम का और वो ऐसे प्रपोज करता है या वो इतने प्यार से बात करता है। इट्स मीन जो आप कंज्यूम करते हो वो आप बन जाते हो। तो अब आप देखो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। मैं ना आपको आपको एक चैलेंज दूं। आप है ना 3 दिन, ज़्यादा नहीं, आप 3 दिन है ना यूट्यूब पे ना झाड़ू पोछे की वीडियो देख लो। 3 दिन साफ सफाई वाली वीडियो देख लो, सुबह शाम सुबह शाम। मैं कह रही हूँ चौथे दिन जो आपके अंदर बाई निकलेगी, आपको हर जगह तो धूल दिखेगी और हर जगह कूड़ा दिखेगा और हर चीज़ को साफ करने का मन होगा, क्योंकि आपने अपने सब कॉन्शियस को ट्रेंड कर दिया है वो कंटेंट कंज्यूम कर करके। तो इसीलिए आप ध्यान से देखो किसी कंटेंट को कंज्यूम करने से पहले। और बहुत ही प्रैक्टिकल भाषा में जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी बोलेंगे, भाई उनकी बात है वो देखेंगे, हमारी घर की बात थोड़ी है। कहने में तो रूड लगता है ये कि हमारे घर की बात थोड़ी, लेकिन वो कह भी तो सच रहे हैं। हम क्या उस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं? हाँ, बस वो बहुत बहुत खोल के नहीं बता रहे, बहुत समझा के नहीं बता रहे, तो हमको लग रहा है देखो कितने रूड है ये, किसी का पेन अपने अंदर फील नहीं कर रहे, कितने खराब इंसान है। इनको तो सबका पेन अपने अंदर फील करना चाहिए। हम सबका दुख दर्द फील करेंगे अपने अंदर। हम पेन कलेक्टर हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने या ना बने, पेन तो जरूर कलेक्ट करेंगे
ठीक है, तो हम डीसी तो हैं या नहीं है, लेकिन हम पीसी जरूर हैं, पेन कलेक्टर, और वही हम बनते रहे हैं। इसीलिए आज हमारी हालत ये हो गई कि हम ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा अनीता जी को, मौमिता जी को और लीना जी को समर्पित। अब पूजा जी का क्वेश्चन है। पूजा जी कह रही हैं, पूजा जी सेशन में हैं आप? पूजा जी निकल गई क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, पूजा जी, आपने क्वेश्चन पूछा कि बाहर से कोई इंसान, एक परिवार के इंसान है, वो ज़बरदस्ती आ रहे हैं, मम्मी के साथ लड़ रहे हैं, और आपका इस चीज़ की वजह से मूड ख़राब हो रहा है। देखो पूजा जी, यहाँ पे ना 2 स्टेप हैं। देखो, सबसे इजी स्टेप है जो हमेशा हमको सिखाया जाता है कि खून का घूंट पी जाओ, यही सिखाया जाता है। कि क्या है, अभी परिवार है, चाचा हैं, हमसे बड़े हैं, जॉइंट फैमिली है, क्या करें, क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, पापा भी हैं, वो कहाँ गए हैं भाई, वो क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे। अगर तुम अलग से कोई स्टेप लोगी तो तुमको बोलेंगे कि तू घनी आई है, तू अलग से तू अलग से काम करेगी, तू परिवार को अलग तरीके से संभालेगी। तो पहला तो स्टेप यही है, एक 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 छोटा सा स्टैंड यही है कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे को कुछ नहीं करना इस झमेले में। अगर दूसरी तरफ जाना चाहती हो तो भाई दूसरा ये हो सकता है पूजा, कि आप कोई स्टेप तो ले लोगे, लेकिन उस चीज़ का ना फिर रिटेलिएशन बहुत सारा होगा। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है ना, मन करे वो स्टेप ले लो, लेकिन फिर मेंटली प्रिपेयर है ना, कि अगर मैं कोई एक्शन ले रही हूँ तो सामने वाला भी रिएक्शन देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह होती, ठीक है, पहली बात तो आपकी और मेरी एज में डिफरेंस है, आपके और मेरे एक्सपीरियंसेस में डिफरेंस है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि जो मैं करती वही आप करो, क्योंकि हम सब लोगों की लाइफ जर्नी अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है। लेकिन मैं आज बता रही हूँ आपको कि आज अगर मेरे घर में, परिवार में, आसपास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मेरे को लग रहा है कि सामने से इंसान आता है, शराब पीता है, गाली गलौज करता है, परेशान करता है, एक बार मैं पापा को बताती, भाई को बताती, छोटे भाई को बताती, 2 बार बताती, 3 बार बताती, चाचा होश में हो तो चाचा को बताती, चाची को बताती, मैं आसपास के लोगों को खूब बताती, 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन जब मेरे को लग रहा है ना कि यार मेरी बताई हुई बात का किसी के ऊपर कोई असर तो हो नहीं रहा, ना मेरे पापा मेरी मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मेरी मम्मी की स्थिति बहुत ख़राब है, और ऊपर से ये भी देख लेना आपकी मम्मी आपकी हेल्प लेने के लिए रेडी है भी या नहीं। वरना कल को आप अपनी मम्मी की हेल्प करने जाओ और पता चले मम्मी ही कान के नीचे 2 चपेड़ मार रही हैं कि तेरे को किसने कहा था चौधरी बनने के लिए। कई बार ना हम तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं दूसरे वाले को हमारी हेल्प की ज़रूरत है भी या नहीं है। कई बार सामने वाला इंसान, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, वो अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ये ज़िंदगी है, क्या ही करे भाई। उनको अपनी ज़िंदगी से कोई खासा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती हेल्प करने के लिए पहुंच गए, तो एक तो वो आपकी डिग्निटी को हर्ट करेंगे कि हमने कब हेल्प मांगी थी, और तू अपना काम क्यों नहीं करती, अपनी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करती, अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखती, तू इन बिन वजह के चौंचलों में क्यों फंसी हुई है। पापा बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, ताऊ लोग बोलेंगे, ब्याह ठहने की उम्र हो गई है भाई, तू फालतू चौधरी पने में क्यों घुसी हुई है, अपना या तो पढ़ाई करी, अपना ब्याह शादी करके अपना घर बसा। ये बातें सुनने को मिल सकती हैं अगर तुमने स्टैंड लिया। स्टैंड क्या हो सकता है, पहले तो तू सबको बताएगी कि ये बात गलत है, फिर तो 2 लोगों को धमकी देगी अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो मैं बाहर से पुलिस की मदद लूंगी, किसी न किसी की तो मैं लूंगी, क्योंकि पुलिस व्यवस्था इसीलिए बनी है। टैक्स क्यों दे रहे हैं, देश को चलाने के लिए, देश चल रहा है तो पुलिस व्यवस्था भी है। तो कल को तुम अगर पुलिस को कंप्लेन करती हो तो पुलिस तो इनको 2 दिन में सीधा कर देगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस के सामने बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये। तो अब पूजा मेन बात ये है कि बच्चे स्टैंड लेने के लिए ना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हो उसको सच में आपकी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी इसमें बहुत सारे डोमेन है। हो सकता है कि आपकी मदर ने अपनी सिचुएशन के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो कि यार ठीक है, यही जीवन है, क्या ही कर सकते हैं। दी, मेरी मम्मी को मेरी बहुत हेल्प चाहिए, इवन मेरे फादर की भी हेल्प चाहिए। पर 20 साल से मेरे फादर, पता नहीं वो आंख बंद कर रखी, क्या कर रखा मुझे नहीं पता, वो आपको क्या फील हो रहा करते। है,
पूजा, वो आपको फील हो रहा है कि आपकी मदर को हेल्प चाहिए, क्या उन्होंने मुंह खोल के आपसे कभी बोला है कि बेटा मेरे को हेल्प करो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए? अदरवाइज ना वो अपने शब्द बदल देंगे, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। मेन बात ये है, आपको फील हो रहा है कि उनको हेल्प चाहिए। मैं पूछ रही हूँ उन्होंने कब मुंह खोल के आपको आके बोला है? आप तो इतने लंबे पीरियड की बात कर रहे हो, 20 साल की पीरियड की बात कर रहे हो। ठीक है, और एक बात और है, ये उन्होंने बोला है, पापा को बोला है, भाई को भी बोला, मुझे नहीं बोला, पर हाँ पापा भाई को बहुत बार बोला है कि सेपरेट हो जाते हैं सेपरेट, पर कभी किसी ने सुनाई नहीं की। देखो पूजा, जितना मैं तुमको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, तुम्हारी पारिवारिक सिचुएशन के बारे में जानती हूँ, मैं ना तुमको आइडल समाधान नहीं देना चाहूँगी कि बच्चे घर में पापा हैं, घर में बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, इस दूसरों के स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल मत बनाओ। आप अपनी मम्मी की कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि फिलहाल ना तो आप इमोशनली इतनी स्ट्रांग है, ना फिलहाल एकेडमिकली आप स्ट्रांग हैं, ना फिलहाल फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। आप खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रही हैं, आप खुद सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। तो आप अपनी मदर का पेन है ना बोरो मत करो, उनको ब्लेस करके उनकी सिचुएशन में छोड़ दो, क्योंकि आपके घर में बड़े हैं, पापा भी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और आप इस कंडीशन में है नहीं। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये कर दो वो कर दो, वो तो बेटा आपसे हो नहीं पाएगा। शिकायत करना, कंप्लेन करना, 4 जगह एप्लीकेशन देना, वो परिवार में दुश्मनाई का माहौल हो जाएगा, क्योंकि पापा और भाई तो हेल्प कर नहीं रहे, क्योंकि शायद उनको वो उस सिचुएशन की सीरियसनेस को वो कंसिडर ही नहीं कर रहे। जो चीज़ तुमको बहुत बड़ी लग रही है, जो चीज़ तुमको 10 लग रही है, वो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई को सिर्फ 2 लग रही है। तुम्हारी इंटेंसिटी अपने मदर के पेन को फील करने की, और तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा की जो इंटेंसिटी है तुम्हारे मदर के पेन को फील करने की, वो बहुत अलग है। और बच्चे फिलहाल, मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं तुमको नहीं बोलूँगी तुम कहीं कंप्लेन कर दो, कुछ और वगैरह कर दो, किसी की बाहर से कोई मदद ले लो, क्योंकि तुम्हारा परिवार इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ कर सकती हो तो इतना कर सकती हो कि यूनिवर्स को एक लेटर लिखो अपनी आत्मिक शांति के लिए, कि आप मेरी मदर को प्रोटेक्ट करो, आप मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस लेकर आओ, मेरी मदर की लाइफ में ऐसी सिचुएशन लेकर आओ कि ये पारिवारिक बंटवारा भी हो जाए, सुख शांति भी आ जाए। तो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज ओनली प्रेयर टू द यूनिवर्स, कि यार आप संभालो, आपको सरेंडर कर रही हूँ, मेरे हाथ में तो कोई ताकत है ही नहीं। तो जब जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उनको सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, और प्लीज़ उनके पेन को बार बार अपने अंदर फील मत करो। क्योंकि पता है क्या है पूजा, आप आज फील करोगे, 1 साल फील करोगे, 2 साल फील करोगे, 4 साल फील करोगे, एक पॉइंट के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं बिन वजह परेशान हो रही थी, ये सिचुएशन तो ऐसे सोल्व होनी ही नहीं थी। ठीक है, अनीता जी कुछ कहने की कोशिश कर रही हो आप? ओके, तो पूजा फिलहाल आपके लिए इतना ही है। हाँ लीना जी बोलिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि ये सिचुएशन मेरे साथ बहुत ज्यादा हुई है कि मैं बहुत जंप की हूँ, मम्मा की हेल्प करना चाहा है, और मतलब मुझे इतना ज्यादा रिवर्ट में मम्मा से ही सुनने को मिला है कि तूने मतलब ऐसे बीच में जंप क्यों किया। मतलब इतने लोग जब मुझे सुनाया गया, घर के हर मेंबर ने सुनाया, बाद में ये बात अलग है, आपको कहते हैं कि वो तुमने बहुत अच्छा किया, कुछ चीजें उनके लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन मुझे मतलब कुछ महीना तक इतना सुनाया गया उस चीज के लेके कि मतलब मुझे डाउट हो गया अपने आप से कि मुझे कभी स्टैंड लेना भी है जिंदगी में। बट फिर मैंने मॉम को आपसे इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उनको भी मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि आपको अपना ध्यान अच्छे से रख सकती है, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल देंगी कुछ भी कि हाँ मुझसे इतना ही बनेगा या मुझसे इससे ज्यादा नहीं बनेगा या जो भी है। तो अगर पूजा भी अपने मम्मा को कभी ऐड करना चाहे, आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहे, तो वो भी एक चीज हो सकती है कि वो खुद ही अपनी रक्षा कर सके उन मैटर्स में। और दूसरी बात ये है कि आपने सही बोला कि अब तो मैं इतना थक गई हूँ ना कि अब मैंने खुद नहीं छोड़ दिया, किसी की भी हेल्प नहीं करना, किसी की भी नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी खुद ही इतनी ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है कि मैं अपने लिए सेव कर लूँ उसको वही काफी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सेशन में हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ।
ठीक है, आती हूँ आती हूँ। हाँ, तो लीना जी मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि लीना जी को भी, पूजा जी को भी, कि कई बार ना हम जितने आतुर हो रहे होते हैं किसी की मदद करने के लिए, हमको ये पूछना बहुत ज़रूरी है सामने वाले से, साफ साफ शब्दों में, आपको मदद चाहिए और क्या मैं आपकी इस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। आप अगर भावुक होके कूदे तो अल्टीमेटली आप सबकी नज़र में बुरे बन जाएंगे और सब लोग आपको 4 तरीके से ब्लेम करेंगे। अपने तो काम हो नहीं रहे हैं और बिन वजह के 4 कामों में और पंगे डाल रहे हैं। तो इसीलिए पूजा हाँ जी जी। अनिता, जी अनिता जी। यहाँ पे एक चीज है मैम कि जब बेटियां करती है ना ऐसे, हम्म। तो माओ को लगता है कि तुम ना दूर ही रहो इन सब कचड़ों से, तुम बीच में मत आओ। यही यही वॉइस उनका बेटा उठाएगा तो दे विल फील हैप्पी एंड प्राउड कि मेरे लिए खड़ा है, कुछ बोल रहा है, इसने बचा लिया 4 लोगों से। पर लड़की इंटेंशनली सोच के भी, क्योंकि उसको वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये बीच में ना पड़े, ये इसकी शादी ब्याह भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ये लड़की वाला पॉइंट आ जाता है, तो हम चाह के भी नहीं कर पाते वहाँ, हमारी माँ ही हमें चुप करा देती है। तो ये वाली आपकी सजेशन बहुत अच्छी है पूजा जी को, कि आप सिर्फ भगवान को सरेंडर कर दो जहाँ पे मारेंगे ना, कि आप संभाल लो, मैं तो संभाल नहीं पा रही है ना, कंप्लीट सरेंडर है। देखिए अनीता जी, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत पैट्रियार्कल है। ये सिर्फ शाब्दिक तौर पर नहीं है, शब्दों के आधार पर नहीं है, इस चीज को हमने सदियों से जिया है। तो जिस चीज को हम सदियों से जी रहे हैं ना, पता है लड़कियों से उम्मीद ही ये किया जाता है, बहुत ही मैं बोलूँगी सरफेस के नीचे, मतलब बिल्कुल गहराई में एक बिलीफ बैठा हुआ होता है कि भाई हम अपना घर संभाल लेंगे। बेटा घर का हेड है, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही नालायक हो, कितना ही बेवकूफ़ हो, और क्योंकि बेटे को ब्याह के एक औरत घर में आ गई है जो कि भाभी बन गई है, अब वो घर की नेक्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पीएम वही है। ये स्टेटस उनको किस चीज़ की वजह से मिला है? सिर्फ उनकी बेटे की पत्नी होने की वजह से। इसीलिए मैं आपको अपना पर्सनल स्टैंड बताती हूँ। आई लव माई फैमिली, आई हैव अ ब्यूटिफुल बॉन्ड विद एवरी वन, बिकॉज आई नो मेरे को अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। बट स्टिल आई एम हैविंग दिस आइडिया कि लाइफ में मेरे को अपने लिए एक खुद का घर चाहिए। ना तो वो ऐसा है कि मेरे को, आई डोंट नो अबाउट मैरिज राइट नाउ, क्या होगा लाइफ में क्या नहीं होगा, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू राइट नाउ। तो ना तो मैं उस चीज़ के बारे में कंसर्न हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर हूँ कि आफ्टर अ एज, वेदर आई एम मैरिड और नॉट, आफ्टर अ एज आई वॉन्ट टू ओन माई ओन हाउस। कि अगर मैं कमा रही हूँ, अगर मैं कैपेबल हूँ, तो एक होना चाहिए, ताकि मैं अपने, मुझे नहीं पता शादी होगी कि नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक एज के बाद पेरेंट्स के घर में नहीं रह सकते, बिकॉज यू विल, आपको अनवांटेड फील कराया ही जाएगा, नॉट इंटेंशनली। इंटेंशनली नहीं, ट्रेडिशनली बेटी के लिए जगह नहीं होती ना घर में। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आपको कोई खराब फील करा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनली आपके लिए जगह नहीं है उस घर में। पारंपरिक तौर पर आपके लिए जगह है कि आप त्योहार पे 5 दिन आ जाओ, होली दिवाली पे 2-4 दिन आ जाओ, लेकिन ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर ऐसी कोई जगह है ही नहीं पीहर में, मायके में, उस लड़की के लिए कि वो सदा के लिए वहां रह ले और प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार बन जाए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रख ले, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ हो ही नहीं रही है कहीं पे भी। तो आपके घर वाले अलग, अचानक से अलग कैसे हो जाएंगे औरों से? तो ना इसीलिए ना, प्यार करो, इज्जत करो, लेकिन देखो सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को आप किसी एज पे नहीं रख सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम हमारी समाज की देन है। हम जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं वो सोसाइटी की वजह से होते हैं। हमको बहुत क्लियरली पता है ना, घर की 4 दीवारी में ये कपड़े पहन सकते हैं और घर की 4 दीवारी से बाहर जा रहे हैं तो ये कपड़े पहन रहे हैं। घर की 4 दीवारी में तो ये खाना खा सकते हैं और घर से बाहर है तो ये खाना खाना है। तो इसीलिए ना आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ आप नहीं है, आप परिवार का हिस्सा भी हैं, आप सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, आप एक समाज का हिस्सा हैं, आप एक देश का हिस्सा हैं।
अगर आप चाइना जैसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे आपके इतने राइट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आप इंडिया में धरना दे सकते हो, नारे लगा सकते हो, चाइना में आप ऐसा नहीं कर सकते, नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको समाज की, सिचुएशन की, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जिस हालत में हो ना, पहले आप देखो आप कितने कैपेबल हो। अभी मैं पूजा को बोल दूं, अब मैंने ना बहुत दिन पहले की बात है, ये बात होगी कम से कम अगस्त की बात होगी, अगस्त की या सितंबर की, कि एक लड़की थी और वो 3-4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने कहीं और शादी कर ली। तो ये लड़की बहुत पेन में थी। वो लड़का फिर शादी करने के बाद दोबारा इसके पास आया कुछ ही दिन के बाद कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो तुमको ही प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे को दोबारा से अपनी लाइफ में ले लो। लड़की इमोशनल थी, और कोई भी होगा तो इमोशनल ही होगा। वो बोली ठीक है। अब इस बात को 2 साल हो चुके हैं। वो लड़का अपनी खुद की धर्म पत्नी के साथ सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पर, शारीरिक और आत्मिक तौर पर ढंग से जिंदगी जी रहा है, जो उसके हक है उसको दे रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन ये लड़की पिस रही है। इस लड़की को ना रिकग्निशन मिल रहा है, ना टाइम मिल रहा है, ना एनर्जी मिल रही है, और ये स्टक हो गई है। अब ये कई महीनों से डिप्रेशन की गोलियां खा रही है। अब ये कह रही है कि मैं ना इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगी, मैं इनके खिलाफ FIR करवाऊंगी। मैंने बोला बहन, पहले डिप्रेशन से बाहर आ जा, अपनी गोलियां बंद कर ले, थोड़ी हेल्दी हो जा, मेंटली स्टेबल हो जा, अपनी 2-4 चीज़ों पे ध्यान दे ले। उसके बाद जो तू डिसीजन लेगी ना, वो हेल्दी डिसीजन होगा। अभी तेरा डिसीजन तेरी पेन की वजह से आ रहा है। आज तूने तो ये फैसला ले लिया FIR कराने का, कल को उसकी वाइफ ने तेरे ऊपर आरोप लगा दिए तो, कि मेरा तो हस्बैंड ठीक है, वाइफ तो अपने हस्बैंड की साइड ही बोलेगी, और बोल दिया कि तू मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही है, एक्सटोर्शन कर रही है, पैसे मांग रही है, तेरा बिन वजह का कैरेक्टर एसेसिनेशन हो जाएगा। पहले अपनी हेल्थ ठीक कर ले, अपनी डिप्रेशन की गोलियां बंद कर ले, अपना थोड़ा मेडिटेशन कर ले, जो तू पढ़ाई लिखाई कर रही है, जॉब कर रही है, उस पर थोड़ा फोकस कर ले। फिर जब तू रिलैक्स हो जाए तो शांति से बैठ के सोचना कि तुमको क्या करना चाहिए। उस पुराने कचड़े को दोबारा से खींचना है एक अलग तरीके से। अभी तुम अलग तरीके से खींच रही थी उस कचड़े को, रो के धो के रिलेशनशिप के नाम पे। अब तुम लीगल बैटल के नाम पे उस कचड़े को खींचना चाहती हो कि तुम लीगल बैटल लड़ोगी। तुम क्यों खींच रही हो उस कचड़े को? वो शादी वादी करके सेटल है अपनी लाइफ में, तो अपना पीछा छुड़वा, बात खत्म, भूल जाए, एक पुराना इंसिडेंस था। और तू इसको खींचेगी तो नुकसान तेरा भी होगा, तो फिर उस नुकसान के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी रहे। तो इसीलिए अपनी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो, मेन बात ये है। तो इसीलिए ना तो आप अपने ऊपर अपना फोकस लेकर आओ, आपकी मदर के लिए, आपके लिए आपकी मदर है, आपके लिए वो आपकी मदर है, लेकिन असलियत में वो किसी की पत्नी भी है, किसी बेटे की माँ भी है, और उनके लिए लोग हैं परिवार में। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे, मेरी माँ के दर्द को जान नहीं रहे हैं। तो ठीक है पूजा जी, प्लीज़ अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आओ, ये अभी फिलहाल बहुत ज़रूरी है। हाँ, 2 क्वेश्चन रहते हैं। थैंक यू दी। मोस्ट वेलकम। 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिन लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है, वो हैं भी सेशन में। हाँ, मानस है। मानस, आपने मेरे को पूछा कि आप राइट ट्रैक पर हो या नहीं हो। आप राइट ट्रैक पर हो अगर आप आज़ाद महसूस कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पर हो अभी जब आपको लगे कि हाँ मेरे बिलीफ मेरे को बांध रहे थे, मेरे को नेगेटिव फील करा रहे थे। जैसे कि ये बिलीफ कि मेरे को 25 की उम्र में शादी हो जानी चाहिए थी, 25 की उम्र में शादी नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। लिमिटिंग बिलीफ ही तो है। लोग तो 35 में भी शादी कर रहे हैं, और जिनकी चल रही है शादी वो 40 साल की उम्र में शादी करके चला पा रहे हैं, और जिनकी नहीं चलनी है वो 23 साल की उम्र में भी डाइवोर्स लेके बैठे हैं। तो जब ना आपका ये यहाँ के खिड़की दरवाजे खुलें कि यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। लाइफ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, सबकी लाइफ में अलग अलग स्टोरी होती है। तो जब है ना आप ना बिल्कुल लकीर के फ़कीर ना बने। मैंने आप आए नहीं थे जब तक सेशन में, मैंने एक केस डिस्कस किया था कि किसी के साथ एक 1-to-1 सेशन था। तो वो इंसान ना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, ट्रेडिंग करता है, खूब पैसे कमा रहा है, ज़िंदगी में सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, लेकिन अभी ना उनकी शादी नहीं हुई है, 33 की एज है उनकी, ठीक है। तो पास्ट के कुछ रिलेशनशिप के काफ़ी इश्यूज रहे हैं उनके साथ। तो पता है उन्होंने ना इस 33 की एज को ना ऐसे बताया मेरे को कि शादी करने में 5000 साल लेट हो गई। वो 33 की एज है, लेकिन उस 33 को इतना बर्डन अपने अंदर फील कर लिया है, इतना अपने आप को बैकवर्ड मान लिया है, इतना अपने आप को अनलकी मान लिया कि पता नहीं जिंदगी में क्या तबाह हो गया। तो मतलब
फीलिंग क्या है कि 5,000 साल लेट हो गया मैं शादी करने में, अब मेरा क्या ही होगा। शादी करने वाले 35 में भी कर रहे हैं, हो जाती हैं और लोग खुश रह लेते हैं। 36 में भी हो जाती है, 37 में भी हो जाती है, और जिनकी नहीं होनी है उनकी नहीं भी होती है। कुछ लोग मन मर्जी से नहीं कर रहे होते हैं, कुछ शादियाँ छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ के डाइवोर्स हो जाते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ की तुलना, अपनी लाइफ का खाका दूसरे के अकॉर्डिंग ना खींच रहे हो, अपनी मर्जी से जी रहे हो। अब कोई बंदा इंस्टाग्राम पे 50 रील देख रहा है शादियों की, कपल की, तो जो 24 घंटे कपल ही देख रहा है, अब ये बताओ उसके दिमाग में क्या थॉट आएगा कि अबे यार अपन सिंगल क्यों है। ठीक है। तो आप देखो ना, आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, योर कंजम्पशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी स्पिरिट से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। आपकी आवाज़ क्या है, ऐसा तो नहीं है किसी बॉलीवुड के हीरो की आवाज़ आपके अंदर से बोल रही है, ऐसा तो नहीं है किसी नेता की आवाज़ आपके अंदर बोल रही है, या समाज की आवाज़ आपके अंदर बोल रही है कि समाज ने तो ये बोला, ये होना चाहिए। जब आपकी आवाज़ आपके अंदर बोले तो आप स्पिरिचुअल हो। लेकिन जब आप दूसरों के बिलीफ उठा के, दूसरों का बर्डन उठा के, और दूसरों की डेफिनेशन उठा ले कि समाज ने ये डेफिनेशन दे दी है कि परफेक्ट लाइफ का तो मतलब ये होता है कि भाई 18 की उम्र में बढ़िया शादियां हो जाया करती थी, बच्चे इधर उधर मुंह नहीं मारते थे, सो कोल्ड लैंग्वेज, और फिर 21-22 की उम्र में बच्चे बच्चे पैदा हो जाया करते थे, सब सुखी रहते थे। अब तो दुनिया खराब हो गई है। कहने का मतलब है आपका बिलीफ आपकी वजह से आए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ठीक है, कौन सी चीज़ मेरे लिए गलत है। जब आप डिफरेंस करना समझ पाओ, स्पिरिचुअल वर्ड कम फ्रॉम स्पिरिट, स्पिरिट मतलब सोल, सोल मतलब आपकी आवाज़, मानस की आवाज़ क्या कहती है कि मेरे को क्या चीज़ खुशी देती है। अब आप सोच के देखो, आप ना मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको 50 इंस्टाग्राम की रील देखना बंद कर दो जो आप कपल वाली देख रहे हो। आप जो ये अंकल आंटी की मीटिंग होती है, बैठक होती है, और वो चाय लेके और वो कुरकुरे और नमकीन लेके बैठे रहते हैं, हाय तो जिंदगी में पहले बढ़िया टाइम पे शादियां हो जाया करती थी, हाय पहले तो बच्चे हो जाया करते थे, अब तो लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, हाय। ये वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है अंकल आंटीज की, उससे थोड़ा सा दूर आ जाओ। अब आप मेडिटेशन करो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, आप सुबह शाम वॉक करने जाओ, जिम में जाना है जिम जाओ। आप है ना कुछ टाइम तक अपना कंटेंट जो कंज्यूम करते हो वो चेंज करके देखो, आपको ना सिंगल होना इतना इतना दर्दनुमा भी नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है ना कि हाय जो सिंगल होने का दर्द है कि 500 किलो का पत्थर छाती पे लेके घूम रहे हो, नहीं लगेगा वो। ठीक है। तो यानी स्पिरिचुअल होने का मतलब है मैं अपने आप को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं इसलिए दुखी हूं कि मैंने और लोगों की बातों को मानकर अपनी लाइफ खराब कर रखी है, तो स्पिरिचुअल का मतलब है जब आप आज़ाद हो जाओ, जब आपको ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगे, ज़िंदगी बर्डन ना लगे, वो स्पिरिचुअल है। आपके मन में डर ना हो, हाय मैं कहीं अकेला रह गया तो। नरेंद्र मोदी भी अकेले ही है, योगी आदित्यनाथ भी अकेले ही है, राहुल गांधी भी अकेले ही है, वो तो हाय हाय नहीं कर रहे। तो इसीलिए ना स्पिरिचुअल का मतलब है डर निकले आपके, आप अपने आप को बंधा हुआ ना पाए अकेले। और लोगों को तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे डर है, अकेले रहने का इतना डर होता है कि किसी भी आंडू पांडू को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं अपनी। सुजाता जी ने चुप के हंस रही है। सच्ची बात है ये। आपको बोलते हैं ना, वो बस बहुत हंसी आती है, उसके बदले और कुछ भी वर्ड यूज कर लीजिए। लेकिन एग्जैक्ट यही है, कहीं से सेंस नहीं आएगा, मैं सच कह रही हूँ। अकेले होने का लोगों को इतना डर है कि कुछ भी सस्ते में मिल जाए। शायद हो सकता है कि वो थोड़ा वेट कर लेते तो कोई अच्छा आइटम हाथ लग जाता। लेकिन लोगों को अकेले रहने का इतना डर है कि कोई भी आंडू पांडू झाड़ू कोई भी मिल जाए, हम सब लेने के लिए रिसीव हम रिसीव है भाई। हमको खाली नहीं रहना, हमारा फिल इन द ब्लैंक भर दो, हमारा फिल इन द ब्लैंक भर दो, खाली नहीं रह सकते। हमको हमारी कंपनी गवारा ही नहीं है, हम खुद को इतना नफरत करते हैं कि हम खुद के साथ रह ही नहीं सकते, हमको हमारी कंपनी रास ही नहीं आती। हम इतने बदनसीब हैं कि हम कभी खुद को प्यार ही नहीं कर पाए। तो बस बाहर से कोई दे दो, बाहर से कोई दे दो जिसकी खूबसूरती के हम गाने गाते रहें, जिससे प्यार मांगते रहें, लुटाते रहें, और इसी बहस में जिंदगी बीत जाए। ठीक है, और कहते हैं इसी का नाम तो प्यार है। लेकिन देखो ना कि सच में ही आपके प्यार का, आपके समय का हकदार है भी या नहीं। इतने सस्ते में अपने आप को बेचने के लिए क्यों तैयार हो, मेन बात ये है। और आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारी प्रिया जी का। प्रिया जी आप हैं सेशन में?
या चली गई हैं? हाँ, प्रिया जी हैं। बस मुझे इतना कहना है, वैसे रील्स भी नहीं देखता हूँ मैं, मतलब अब ठीक। मुझे ना एक लाइन बोलनी थी। हाँ हमारे यहाँ पे एक नोन में है और उनकी 36 में शादी हुई है। हाँ और उनसे कभी पूछा तो वो कहते थे कि नहीं शादी करनी किस लिए भाई, शादी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, वो आएगी पराए घर से, बच्चे, कहते मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अकेला बहुत खुश हूँ, होनी होगी तो हो जाएगी। एंड ही गॉट मैरिड एट 36। तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी, कुछ नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपका खुद का बिलीफ होता है मैरिज को लेके। ये वो सेइंग कि ठीक तो है ना, कि उसको भी क्या परेशान करना आके जल्दी जल्दी किस लिए शादी करनी है। और दूसरी जो आपने स्पिरिचुअलिटी की बताई, तो एक्चुअली आप, इतनी जगह मैं गई हूँ या देखा है या सुना है, बहुत शुरू से ही रहा, लेकिन ना ऊपर ऊपर से सब बताते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये हमारे 5 और 7 विकार होते हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो, लेकिन कैसे प्राप्त करो वो कोई नहीं बताता। तो मैंने जो देखा ना, आप इतनी डेप्थ में जाके जो स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप खुद के लिए कितने अवेकन हो रहे हो, मैं तो इसी को ऐसे समझ पा रही हूँ। तो इसकी ना आप बहुत एक एक लेयर खोल के, यू आर लाइक अ स्पिरिचुअल टीचर। खुद की ही चीजों के प्रति जागृत करना कोई सिखाता ही नहीं है। थैंक यू। हमको इतना इतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे वो बीइंग, वो पैटर्न, वो होना ही हमारे लिए सहज है। अब आप उसको अलग करने के लिए कह रहे हो ना, तो कितना अजीब सा लग रहा है। अच्छा, अपनी इस पुरानी आइडेंटिटी से दूर होना भी एक नया चैप्टर है। तो आई रियली फेल्ट इट कि स्पिरिचुअल तो आप ही होना सिखा रहे हो, बाकी तो उस पता नहीं सब धंधे में लगे पड़े हैं अपने बिजनेस थैंक यू में। सो मच अनीता जी, थैंक यू सो तो मच। बाकी तो सब सिर्फ धंधे में लगे हुए हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने आश्रमों में। नीलू जी, अभी आज की डेट में देखा जाए ना, तो आपके जैसे स्पिरिचुअल टीचर कोई भी नहीं है, नॉट इवन वन। जो आपको आपकी ही चीजों के प्रति जगा दे, इससे बड़ा और कौन होगा ना। एक अवेकन टीचर, जो आचार्य प्रशांति को कहते हैं, जो खुद जगा हुआ वही तो दूसरों को जगाएगा। यस यस यस। और मुझे लग रहा था ऋतु जी ने जो लिखा था कि उनको 1 साल में नीलू जी मिल गई, मैं तो 7 साल से घूम रही हूँ, मतलब उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। अरे भाई, मैं भी तो कितना घूमी हूँ यार। ये बात तो सही है, आप हाँ, चलिए हमारा एक, हाँ बोलिए। है छोटा सा, अगर लास्ट में आपको लगे तो मैं सुनाना चाहूँगी। ओब्वियसली। लेकिन ना आपका ना, हमको ना बहुत एफर्ट लगा के सुनना पड़ रहा है, आपका माइक इधर उधर है, कुछ करिए आप। शुरू से लेकर अभी तक ना हमको बहुत एफर्ट लगा के आपकी आवाज़ सुननी पड़ रही है, ऐसे खुल के आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मैम हेलो। हाँ। हाँ मैम, 2025 में सबसे अच्छा ये हुआ कि आप टीचर मिले हमें, कहाँ से आवाज़ आ ये रही सबसे है? अच्छा। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं पहचान नहीं पा रही। पुष्पांजलि मैम, पुष्पांजलि। स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ जी, धन्यवाद पुष्पांजलि जी आपका। पहली बात तो कितना बढ़िया नाम रखा है आपके पेरेंट्स ने, आपका पुष्पांजलि। मेरा नाम शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, मीनू। थैंक यू सो मच पुष्पांजलि जी। क्यूट सा नाम है। हाँ, ऐसे ये लोगों को लगता है घर घर का नाम है, क्या बताऊँ, ऑफिशियल भी यही नाम है। लोग पूछते हैं, ऐसा ये तो घर का नाम है, बाहर का नाम क्या है? बाहर का भी यही है, क्या ही करें। ठीक, ऊपर से सरनेम ऐसा दलाल। एक तो मीनू, ऊपर से दलाल। सही सही बैंड बजाई हुई है नाम की, पर ठीक है। एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रिया जी का बचता है। उन्होंने पूछा है कि नाम जप के क्या बेनिफिट हैं, या नाम जप से क्या हम हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। प्रिया जी, हमने ना परसों भी एक सेशन में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि जब है ना हम किसी देवी का, किसी देवता का बार बार नाम लेते हैं, जैसे कि हमने दिसंबर की शुरुआत में हमारे सेशन शुरू किए थे, तो ना हमने शिवजी भगवान का एक गाना बहुत बार प्ले किया था कि शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। यानी जो शिव भगवान के गुण हैं कि वो बहुत मेंटली स्टेबल हैं, इमोशनली रूटेड हैं, अपने आप में इस्टाब्लिश हैं। तो जब हम शिव भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्ब्रेस करते हैं कि भाई मेरे को भी अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल रहना है, मेरे को अंदर से शांत रहना है, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। तो अगर हम शिव की आराधना कर रहे हैं, तो बेसिकली हम शिव भगवान की उन क्वालिटीज़ की आराधना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी को देखते ही जब आंख बंद करके वो आप उनको विजुअलाइज करोगे, तो आपको ऐसे
इतनी भारी भारी बाजुओं वाले इतने लंबे चौड़े इंसान दिखेंगे हनुमान जी, और फिर आपको दिखेंगे कि वो पहाड़ उठा के लेके आ रहे हैं। यानी उन्होंने ना, वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो वो ऐसे सुबकते सुबकते नहीं आए कि राम जी मेरे को मिली नहीं, पता नहीं मैं क्या करूं। उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया कि जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो पूरा पहाड़ ही उठा के ले चलता हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम सोल्वर बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ प्रॉब्लम सोल्वर, मेरे को प्रॉब्लम को घुमा के नहीं रखना है। इसीलिए जब हम श्री राधा रानी का नाम जप करते हैं तो राधा रानी जी इज अ सिंबल ऑफ अ लव, कि आई एम लव इन माई सेल्फ, मैं स्वयं में प्रेम हूँ। क्योंकि जब राधा रानी जी को जाना जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को ना अथाह प्रेम किया है, लिमिटलेस प्यार किया है। इवन वो इस चीज़ की भी भूखी नहीं थी कि मैं तो उनकी धर्म पत्नी नहीं बनी, मेरे को तो कोई स्टेटस नहीं मिला, सामाजिक स्टेटस नहीं मिला, लीगल स्टेटस नहीं मिला। वो सिर्फ प्रेम करती थी श्री कृष्ण भगवान को, और उन्हीं के प्रेम की वजह से, उन्हीं की इस फ्रीक्वेंसी की वजह से पूरे विश्व में रुक्मणी का नाम नहीं जोड़ा जाता उतना श्री कृष्ण भगवान के साथ जितना राधा जी का जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रेम है वहां पे। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, लव इज अ हाई फ्रीक्वेंसी। प्रेम, प्रेम का मतलब है जहाँ पे ना आप चीजों को ऐसे हाथों में जकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, वो तो मोह करता है कि तुम मेरे पास रहो, ये इंसान है, तुम मेरे पास रहो, तुम रुक्मणी के पास नहीं जाओगे, तुम और जो आपकी जो गोपी हैं उनके पास नहीं जाओगे, सिर्फ मेरे पास रहो। लेकिन राधा वॉज फियरलेस कि मैं प्रेम करती हूँ, मेरा ये सत्य है, दिस इज माई रियलिटी। अब तुमको जिस से शादी करनी है शादी कर लो, जिन गोपियों को साथ रखना है उनको साथ रख लो, लेकिन मेरे लिए ये प्रेम ही मेरी आइडेंटिटी है, दिस लव इज माई आइडेंटिटी। तो जब ना हम राधा जी का जप करते हैं तो वो हमको सिखाती है लव, दैट आई एम लव इन माई सेल्फ, मेरे शरीर का एक एक सेल लव में डूबा हुआ है। तो अब जब आप लव को अपने आप में इतना अंदर तक फील कर रहे हो तो अब कटोरा लेके किसी के पीछे नहीं भागोगे कि मेरे को प्यार दे दो, मेरे को अटेंशन दे दो, मेरे को केयर दे दो। तो ये ना आपको आपके लो इमोशन से आज़ाद होना सिखाता है। जब आप राधा 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 जप कर रहे हो, इट्स मीन आप उस प्यार को महसूस कर पा रहे हैं अपने अंदर जो श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के लिए रखती हैं। उस प्यार को जब आप अपने अंदर फील करोगे ना, यानी किसी ने लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च और बढ़िया भैंस के दूध की चाय पी ली, अब उसको अमूल के दूध की चाय बिना लौंग इलायची की अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है ठीक है। तो वही वाली बात है कि अब जब जिसने इस चीज को चख लिया, टेस्ट कर लिया कि आई एम लव इन माई सेल्फ यार, आई लव माई सेल्फ, आई लव टू टेक केयर ऑफ मी, आई एम पार्ट ऑफ दैट डिवाइन। और मैं सामने वाले इंसान को ना, जो मेरा पति है या मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मैं उसकी इसलिए देखभाल नहीं कर रही क्योंकि मेरे को बदले में प्यार चाहिए। मेरी तो तासीर ही प्यार है, मेरे को तो इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। लेकिन उस मेरी तासीर प्यार है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को इसलिए प्यार करो क्योंकि आपको बदले में प्यार चाहिए। आप अपने हस्बैंड को प्यार इसलिए कर रही है क्योंकि आपकी तासीर प्यार है, इसलिए नहीं कर रही कि पहले मैं प्यार करूंगी, फिर मेरे प्यार को देखकर एक दिन ये बदल जाएगा, फिर मेरे को भी प्यार दे देगा। आप सौदेबाजी नहीं कर रही। देयर इज नो नेगोशिएशन कि मैं महानता की महान मूर्त इतना प्यार दूंगी इस इंसान को, इतना प्यार दूंगी कि एक दिन इस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि ये औरत मेरे से सच में प्यार करती है। और जिस दिन वो क्रांति होगी, जिस दिन इस इंसान को समझ में आएगा कि ये औरत मेरे से इतना प्यार करती है, उस दिन ये बदल जाएगा। और जिस दिन ये बदलेगा फिर मुझे भर भर के प्यार देगा। बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ब्याज, कि आपने पैसा लगाया फिर आपको ब्याज के समेत एक टाइम के बाद पूंजी मिले। ये तो सौदेबाजी होगी, प्यार तो हुआ ही नहीं। प्यार का मतलब फिर यहाँ पे ये है, अगर प्योरली आप प्यार में जाओ कि मैं सामने वाले इंसान को इसलिए प्यार कर रही हूँ बिकॉज दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, और प्यार करना मेरी तासीर है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही। लेकिन ये ना राधा रानी कर सकती हैं। आम इंसानों को प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप 2 दिन तो कर लोगे राधे 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 राधे, तीसरे दिन आपको फिर ललक उठेगी, सामने वाला तो मेरे राधे राधे का रिप्लाई कर ही नहीं रहा, वो तो मेरे को प्यार कर ही नहीं रहा, 2 दिन से मैं अकेले प्यार कर रही हूँ कि 2 दिन से मैं अकेले आगे से आगे चाय कॉफी नाश्ता, या आगे से पूछना तुम कैसे हो, तुम कैसे नहीं हो, मैं अकेले अकेले कर रही हूँ। 2 दिन हो गई, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रही है राधे राधे अकेले अकेले। तो बेसिकली ये डिवाइन क्वालिटीज ना खुद में डेवलप करने में टाइम लगता है, और ये तब तक डेवलप नहीं होंगी तब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपने अपने अंदर कितना पेन डाल के रखा हुआ है, आपने अंदर अपने कितने पास्ट के ट्रॉमा डाले हुए हैं, कितने रॉन्ग बिलीफ डाले हुए हैं। उसके बाद जब आप अपनी जर्नी में जाओगे तब समझ में आएगा कि मुझे किसी के पीछे भागना ही नहीं है, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, संपूर्ण हूँ। और जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया तो उस दिन तो पति तो क्या, पति के पितृ देवता भी आएंगे
जी अनीता जी। नहीं नहीं, आप कंप्लीट करो, फिर मुझे एक दो लाइन हाँ हो गया, मैंने पितृ देवता बुला तो लिए। आज मावस की रात थोड़ी जगानी है, हमने मित्र देवता बुला दिए। अच्छा मैम, मुझे बोला था इन्होंने ना, हाँ बोलिए।